जलधारा में नाव बने वो तिरा करेंगे, या तितली से पंख पसारे फूलों पे वो फिरा करेंगे। मन के आंगन बीज लगा लो एक कविता के पौधे का, पारिजात बन इस आंगन में पुष्प सदा ये गिरा करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साहित्यिकी में। मैं हूँ रजनी सेन। जिस मन आंगन में साहित्य के फूल खिलने लगते हैं वहाँ कभी पतझड़ नहीं आता, और आता भी है तो अपने साथ नए रंग नए अनुभव लेकर आता है। और एक ऐसा ही सुंदर मौसम है साहित्यिकी का, जहाँ खिलते हैं सृजन के फूल। तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ विशेष है इस सप्ताह साहित्यिकी में। जीवन यात्रा में आज मिलेंगे कहानीकार, कवि और उपन्यासकार डॉक्टर आशा पांडे जी से। पुस्तक चर्चा में आप तक पहुंचेगी किताब लोहित के मानस पुत्र शंकरदेव, और किताबों की दुनिया में आपको लिए चलेंगे दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय द्वारका, नई दिल्ली के पुस्तकालय। ना तलवार है उसके हाथ, ना वो क्रांति का दावा करती है, अपने शब्दों से वो बदलाव के रंग भरती है। उसके शब्दों से हौसला मिलता है दुनिया को जीतने का, कहने को कभी कभार ही वो घर की चौखट पार करती है। हमारी महिला साहित्यकार, हमारी लेखिकाएं अपने जुझारूपन से साहित्य की दुनिया में नए रंग भर रही हैं। आज एक ऐसी ही लेखक, कवि, उपन्यासकार से आपको जीवन यात्रा में मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने ग्रामीण अंचल से सशक्त किरदार हमें दिए हैं। आइए जीवन यात्रा में मिलते हैं एक सुंदर कवि, एक सार्थक उपन्यासकार, कहानीकार डॉक्टर आशा पांडे जी से। कोई प्यारी सी गज़ल या रूमानी सी कहानी होती, बेहतर होती ज़िंदगी गर तेरी ज़ुबानी होती। कुछ शब्द साधक मानो स्याही से नहीं लिखते, बल्कि अपनी दिल की भावनाओं से लिखते हैं, इसलिए उनकी कहानियाँ, किस्से, उनके किरदार बहुत गहरे तक हमें छूते हैं। आज एक ऐसी ही शब्द साधिका हमारे साथ बैठी हैं डॉक्टर आशा पांडे, जिन्होंने ग्रामीण जीवन की सुंदरता को अपनी रचनाओं में तो उकेरा ही है, उतारा ही है, लेकिन उनकी रचनाओं में विश्व की चिंता भी है। साथ ही उनके किरदार अपनी समस्याओं और चुनौतियों के बावजूद हमें प्रेरित करते हैं। आज जीवन यात्रा में अपने लेखन की यात्रा हमसे साझा कर रही हैं साहित्यकार, कहानीकार, बहुत सुंदर कवि डॉक्टर आशा पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन यात्रा। धन्यवाद रजनी जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। डॉक्टर आशा पांडे, आपकी कहानियों में जो ग्रामीण किरदार हैं उनके सामने बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन वो फिर भी एक नया संदेश देने की कोशिश करते हैं। ये जो गांव का माहौल है, ग्रामीण जीवन है, इसे आपने बहुत करीब से देखा है? जी रजनी जी, मेरा जन्म ही गांव में हुआ है और बचपन के कुछ वर्ष गांव में व्यतीत हुए हैं। और कहते हैं ना कि बचपन के जो 7-8 साल 10 साल होते हैं वो आपको जीवन भर, अब जब मैं 35-40 सालों से शहर में हूँ, लेकिन मुझे उसका प्रभाव मेरे मन में कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा उभर के वही आता है। तो मैंने गांव को बहुत नज़दीक से देखा है, सारे नाते रिश्तेदार ग्रामीण हैं, इसलिए मैं ग्रामीण कहानियाँ लिख पाती हूँ। बिल्कुल। और हम जब बात कर रहे हैं आपकी कहानियों की, तो उसमें केवल ग्रामीण परिवेश ही नहीं है, बल्कि वैश्विक चिंता भी है। फिर वो चाहे तिब्बत से आया कोई व्यक्ति हो या हारा हुआ राजा जैसी कहानी हो। तो ये जो चिंताएं हैं, ये जो विषय हैं, वो आप तक कैसे पहुँचते हैं? असल में रजनी जी, होता क्या है कि मैं किसी विमर्श को मन में रख के या किसी एक विषय को ध्यान में रख के कहानियाँ नहीं लिखती हूँ। तो जो कोई भी संवेदनात्मक चीज़ हो, बात हो, जो मेरे दिल को कहीं से उद्वेलित कर दे, तो मैं उस पर लिखने मतलब कुछ दिन वो मेरे मन में पकती है, अनुभूति में बदलती है, फिर मैं लिखती हूँ। तो इस तरीके से जो मैं देख रही हूँ अपने आसपास, विश्व में देख रही हूँ, लड़ाइयाँ हो रही हैं। मेरी एक कहानी उत्तर का आकाश और हारा हुआ राजा, एक बर्मा और रंगून की भारत के उस पे है, और एक तिब्बत और भारत की इस पे है कि तिब्बत में जब चाइना का अधिग्रहण हो जाता है। तो असल में मेरे मन में ये बात आई कि क्या युद्ध से खाली भौगोलिक सीमाएं ही बदलती हैं? नहीं, भौगोलिक सीमाएं तो मात्र एक रेखाएं हैं जो हम मैप में खींच देते हैं। बहुत लोगों का बहुत जीवन बदल जाता है। जब ये बात मन में आती है तो फिर
आदमी दुखी होगा ही, द्रवित होगा ही। आप ये कह सकती हैं कि मेरे पास कहानियाँ दर्द की डोर पकड़ के आती हैं। दर्द की डोर डोर पकड़ के जो जी, कहानियाँ आती हैं, जी। और वो दर्द क्या आपको कविताओं के माध्यम से भी साझा करने का मौका मिलता रहा है, तो कोई ऐसी कविता है जो आप हमारे साथ बांटना चाहें, यदि आपको याद हो, या कोई दूसरी कविता जो आपके दिल के बहुत करीब हो? जी, मैं सुनाना चाहूँगी आपको कविता। कविताएँ तो रजनी जी मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा दर्द के करीब होती हैं। जब आप विचार में होते हैं तो कहानियाँ लिखें, उपन्यास लिखें, कुछ लिखें, लेकिन जब आप दर्द और दुःख में होते हैं तो कविताएँ ही आपका साथ देती हैं। एक कविता मैं आपको सुनाना चाहूँगी। स्त्री मतलब आप इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों पर ध्यान देंगी, कविता अपने आप खुल जाएगी। तुम बड़े गर्व से पूछते हो मुझसे, बताओ नदी बड़ी है या सागर, धरती बड़ी है या आकाश, मैं मुस्कुरा देती हूँ तुम्हारा आशय समझकर। तुम बड़े गर्व से पूछते हो मुझसे, बताओ धरती बड़ी है या आकाश, नदी बड़ी है या सागर, मैं मुस्कुरा देती हूँ तुम्हारा आशय समझकर। तुम्हें क्यों है इतनी शंका, तुम्हें क्यों है इतनी शंका कि सृष्टि के आदि से अब तक बिना प्रतिवाद के स्वीकारी है मैंने तुम्हारी श्रेष्ठता। किंतु आज जब तुम पूछते हो तो कहती हूँ मैं भी बड़े आदर के साथ कि बड़ा तो आकाश है। जब तुम पूछते हो तो कहती हूँ मैं भी बड़े आदर के साथ कि बड़ा तो आकाश है, लेकिन आश्रय धरा ही देती है, और बड़ा तो सागर है, किंतु प्यास नदी ही बुझाती है, प्यास नदी ही बुझाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत गहरा दर्शन है इसमें, बहुत गहरी बात है। इसमें आप स्त्री और पुरुष की जी, तुलना भी समझ सकती स्त्री हैं और कि पुरुष की जो एक द्वंद्व है, या द्वंद्व जो है, जी। साथ में चलने की एक महत्वाकांक्षा ही कहेंगे उसे, कि जैसे साथ में चलिए, हाँ। एक आग्रह है, लेकिन शायद वो आग्रह कहीं ना कहीं पुरुष ठुकरा देता है, और जो थोड़ा कमतर करके आंकने की जो एक ये जी। है, तो वहाँ वो क्योंकि वो बड़े गर्व से पूछ रहा है जी कि धरती स्त्रीलिंग है और आकाश पुल्लिंग है, जी। तो धरती बड़ी है या आकाश, जी, तो ये बात। आपका जो कहानी संग्रह है देर कभी नहीं होती है, जी उसमें जो कहानियाँ हैं, या एक ही राह जैसी जो कहानी है, जी उसके जो ग्रामीण चरित्र है जो अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर वो उन चुनौतियों का अपना ही समाधान ढूंढ लेते हैं। जी जी। तो ये जो कहानियाँ हैं, ये कैसे गढ़ी गई, क्या देखा आपने, खासकर जैसे वैदेही जैसा किरदार है, जी, और जी। उसकी जो समस्या और उसका जो उसने समाधान ढूंढा? जी बड़ा बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। एक्चुअली हम ग्रामीण लोगों को बहुत कमज़ोर और अनपढ़ गंवार ऐसा समझते हैं, लेकिन मेरा चूँकि बचपन गांव में बीता है, आना जाना अभी भी रहता है, मैंने पाया है कि ग्रामीण गांव में रहने वाली स्त्रियां भले अनपढ़ हो सकती हैं, भले कम पढ़ी लिखी हो सकती हैं, लेकिन उनमें निर्णय लेने का साहस अगर उनके ऊपर आ जाए तो बहुत होता है, बहुत ताकती होती है, बहुत उनमें अब जूझने की शक्ति होती है ज़्यादा। तो और मेरी अपनी सोच भी यही है कि मान लो अपने रियल लाइफ में नहीं भी जूझी, पर मुझे तो ये बताना ही है कि नहीं, वो सशक्त है, वो नहीं जूझी, लेकिन दूसरी जो कोई पढ़े तो उसे ये लगे कि नहीं, जूझना चाहिए और राह मिलती है जूझने पर। तो ये मेरा अपनी सोच, और दूसरे मेरा अपना ये अनुभव कि बहुत सी स्त्रियां जिन्हें हम कमज़ोर समझते हैं वास्तव में कमज़ोर होती नहीं हैं। स्त्री विमर्श की बात करें, इतनी सुंदर व्याख्या की है आपने एक नारी अस्मिता की अपने किरदारों के माध्यम से। आपके लिए स्त्री की स्वतंत्रता के क्या मायने हैं, और उसमें आर्थिक आत्मनिर्भरता कहाँ आती है? स्त्री विमर्श तो आजकल थोड़ा भटक सा गया है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूँगी इसे। मुझे लगता है कि जिस समाज में आधी से ज़्यादा आबादी मतलब अपने बोलने, उठने, बैठने के लिए भी उतनी स्वतंत्र नहीं हो पाई है अभी, वहाँ ये जो नया विमर्श है, शारीरिक देह का विमर्श, ये कोई बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन मैं इस बात को मानती हूँ कि उसका आत्मनिर्भर होना ये स्त्री विमर्श का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखिए, जब मज़दूरनें होती हैं, एक ही काम, खेतों में जो काम करती हैं, यहाँ शहरों में भी सड़क निर्माण और बिल्डिंग वगैरह बनती है, तो वही हाल है कि पुरुष उसी काम के लिए पुरुष मज़दूर को ज़्यादा पगार मिलती है और स्त्री मज़दूर को कई बार आधे से भी कम मिलती है पुरुष से।
जबकि होता क्या है कि जो पुरुष है वो अपने पगार को कुछ पी भी लेगा, खा पी लेगा, उसमें उड़ा देता है, और स्त्री अपने पगार को घर में ले जाती है, बच्चे को पालती है, खाना पीना बनाती है, और शराबी पति से, मज़दूर तबके की बात, शराबी पति से मार भी खाती है। तो वास्तव में जहाँ इतनी बड़ी समस्याएं हों तो स्त्री विमर्श वहाँ से शुरू होना चाहिए। बहुत छोटे छोटे वाक्य होते हैं रजनी जी, जो स्त्रियों को अनजाने ही पुरुष या हमारे आसपास रहने वाले लोग मजाक में या अनजाने ही बोलते हैं, लेकिन हमें चुभती है। बड़ा सिंपल सा वाक्य है, घरों में कह दिया जाता है, अरे तुम क्या समझोगी, औरतें तो होती हैं, तुम्हारी बुद्धि की बात नहीं है। लगता नहीं है कि ये बहुत बड़ा वाक्य है, लेकिन वास्तव में इस तरीके का रोज़ रोज़ सुनना ये एक चुभन देता है ना, और ये जागरूक स्त्री को। तो बिल्कुल। मुझे लगता है स्त्री विमर्श ये छोटी छोटी चीज़ें भी इसमें शामिल होनी चाहिए, और आर्थिक स्वतंत्रता और उसे मनुष्य से मान लेने, मैंने उसको इतना स्वतंत्र कर दिया जाए कि अपने विचार, अपने सोच को कहीं रख सके, तो मुझे लगता है इसी से उसका भला हो जाएगा। अगर वो अपना विचार रख पाएगी तो वो पढ़ भी पाएगी, नौकरी भी कर पाएगी, और उसका सब कुछ मतलब उसके देह की आज़ादी भी इसी से आगे बढ़ेगी। चुभन की आपने बात कही कि जो स्त्री की समस्याएं हैं वो कैसे चुभती हैं, तो आप ये कहानियाँ लिखती हैं, और जो किसानों की समस्याएं हैं, उनकी जो चुनौतियां हैं, उनकी परेशानियां, वो भी आपको चुभती हैं, तो उस पर आप उपन्यास लिख रही हैं। जी हाँ, मेरा उपन्यास पूरा हो गया है, और एक्चुअली उसकी भी एक कहानी है कि आप किसी चीज़ को जब अनुभव करते हैं, साहित्य में तो आप जानती हैं रजनी जी, आपके अनुभव ही भीतर भीतर पक के जब निकलते हैं तो वो रचनात्मक होके कोई कहानी, कविता बनते हैं। तो पिछले 35 सालों से मैं विदर्भ में रह रही हूँ, और आपने अखबारों में बहुत बार पढ़ा होगा, किसान आत्महत्या देश भर में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये बाहर की देखी बात मेरी नहीं है, संयोग से रह तो मैं वहाँ रही हूँ, संयोग से मेरी खेती भी है वहाँ, संतरे का बगीचा वगैरह मेरा अपना है। तो घर में मेरे उस तरीके की बातें होती हैं, और मैं ऐसे गाँव में जाती हूँ, जा चुकी हूँ, कई ऐसे परिवारों को देखी हूँ। कुछ गांव रजनी जी ऐसे हैं वहाँ जहाँ एक ही गांव में साल भर में एक ही परिवार के 2-2, 3-3 लोगों ने आत्महत्या करी है, ऐसे भी हैं। तो मुझे लगा कि ये तो, मुझे लगता है कोई भी संवेदनशील व्यक्ति जो ना भी लिख रहा हो, इस किसानों की इतने बड़े पैमाने पर लाखों में आत्महत्या हो रही है इतने सालों से, तो इससे कोई भी व्यक्ति द्रवित होगा। मैं उसको बहुत नज़दीक से देख रही थी, तो मुझे लगा कि इस पे कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो इसका पूरा अनुभव है। तब मैंने ये उपन्यास लिखने की कोशिश की। एक बात मैं बता दूं कि मैं इस उपन्यास में समस्याओं पे तो बात करी हूँ, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य किसान की समस्याओं को लाना नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, सरकार मदद कर रही है, बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, वो सब होने के बाद भी आत्महत्याएँ हो रही हैं। मुझे लगा कि ऐसा कुछ क्यों ना किया जाए कि जो ये प्रवृत्ति होता है ना रजनी जी, आप जानती होंगी, कोई भी एक चीज़ संक्रामक हो जाती है, एक ने किया तो दूसरे ने किया तो तीसरे ने किया, तो जो एक ये नहीं है कि दुख ऐसे यूं ही कर लिया, दुख के कारण ही किया, लेकिन हमें लगता है उसे निजात मिल गई, हमें भी अपने दुख से निजात मिल जाएगी। तो मैं उस प्रवृत्ति को जो जल्दी से बन गई है, प्रवृत्ति तो मैं नहीं कहूँगी, उसमें जो व्यक्ति चला गया है, जो किसान चला गया है कि जान दे देंगे तो फुर्सत मिल जाएगी, एक्चुअली मैं उसी चीज़ को रोकने के लिए कि नहीं, जागो, जान देना किसी भी समस्या का हल नहीं है, उठो और इससे निपटो, क्योंकि हम हैं तो खेती है ना, खेती से हम हैं, ये बात भी सही है, लेकिन हम होंगे तो ही खेती करेंगे, ये बात मैंने कहने की कोशिश की है। हमारा होना बेहद ज़रूरी है। और कहानियों की बात करें तो आपकी कहानियों ने आपको पुरस्कार भी दिलाए हैं। 2021 में लिखी गई कहानी के लिए आपको रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार मिला। वो कौन सी कहानी रही और क्यों वो कहानी आपको लगा कि ये कहानी, आपने सोचा था पुरस्कार के लिए चुनी जाएगी? नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा था। मैं दिल्ली से दूर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इस तरीके का नहीं होता, लेकिन एक्चुअली वो कहानी, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता दूँ आपको। बचपन में, मतलब 8-9 साल की उम्र में वो बीज पड़ा था मेरे अंदर। एक व्यक्ति था, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग का जब ज़बरदस्ती कर दिया जाता था, उस समय की कहानी है वो। तो वो व्यक्ति उससे ग्रस्त हुआ
और बाद में वो मतलब बस इतना ही हुआ कि उसे ज़बरदस्ती फैमिली प्लानिंग करवा दिया गया पकड़ के इमरजेंसी के दरमियान। तो फिर मैंने सोचा कि अगर किसी वो तो उसको तो बच्चे थे, बड़ा था, उम्र थी, लेकिन अगर कोई ऐसे कम उम्र का बच्चा या कम उम्र का लड़का जो अभी शादी नहीं हुई है, युवा है, लेकिन और या फिर शादी हुई है पर अभी बाल बच्चे नहीं हुए हैं, अगर ऐसे किसी बच्चे के साथ ये दुर्घटना हो जाए तो वो अपना जीवन आगे कैसे बिताएगा, उसका भविष्य कैसे होगा, कैसे सह पाएगा। बस ये बात मन में बहुत लंबे समय तक चल रही थी। 2017 में 1.5 शेर चांदी के नाम से इस शीर्षक से मैंने वो कहानी लिखी और मैंने कथा देश में भेजा और संयोग बहुत जल्दी वो छप गई 21 में ही, और उसी का परिणाम है कि रमाकांत स्मिथ में वो चुनी गई 2021 के लिए। साहित्य की जहां बिखर रहे हैं शब्दों के मोती। शब्द, साहित्य, गीत, कविताएं ये न केवल ज्ञानार्जन का साधन है बल्कि भारतीय साहित्य परंपरा में भक्ति संगीत, भक्ति साहित्य का भी एक अनमोल योगदान रहा है। भक्ति साहित्य के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताने वाले असम के महान संत शंकर देव को कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपने पंथ और अपने साहित्य के माध्यम से असम के समाज को एकजुट करने में अनमोल योगदान दिया था। आज पुस्तक चर्चा में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर लिखी एक किताब आपके सामने आ रही है, लोहित के मानस पुत्र शंकर देव। क्या खास है इस पुस्तक में, बता रहे हैं डॉक्टर तरुण गुप्ता जी। लोहित के मानसपुत्र शंकर देव, यह पुस्तक सावरमल सांगानेरिया द्वारा रचित है। यह बताना लाजमी है कि इस पुस्तक से पहले वे थोड़ी यात्रा, थोड़े कागज़ और ब्रह्मपुत्र के किनारे किनारे पुस्तक लिख चुके हैं। शंकर देव पर लिखी यह पुस्तक लगभग 4 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें जीवन पीठिका, संघर्ष, चरैवेति एवं परिणति, इन 4 खंडों के अंदर वे 74 अध्यायों का जिक्र करते हैं। इन 74 अध्यायों के माध्यम से वे ये बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे असम के संत शंकर देव, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं थे, वे एक तरह से असम के क्षेत्र में केंद्रित रह गए, जबकि इससे पहले कबीर, सूरदास, तुलसीदास राष्ट्र कवि के रूप में उभरे, राष्ट्र के मुख्य संतों के रूप में उभरे, जबकि शंकर देव केवल असम के परिक्षेत्र से सीमित रह गए। शंकर देव को उस क्षेत्र से निकालने का काम यह पुस्तक करती है। यह पुस्तक यह बताती है कि कैसे असम क्षेत्र के एक संत शंकर देव 600 वर्ष पूर्व उसी भाव साम्य में अपना लेखन कर रहे थे, जिस भाव साम्य में तुलसीदास, सूरदास या कबीर अपने लेखन को आगे बढ़ा रहे थे। उनका जीवन विपदाओं से घिरा हुआ था और आप देखें कि शुरुआत के साल जो रहे उसी में उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, माता की मृत्यु हो जाती है और उनका लालन पालन उनकी दादी के द्वारा किया जाता है। सावरमल सांगानेरिया लगभग 24 आसामी ग्रंथ और लगभग 36 के आसपास हिंदी ग्रंथों से इस पुस्तक को लिखते हैं। इस पुस्तक को लिखते हुए उनको जो दिक्कतें आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, वो इसका उल्लेख करते हैं। इस पुस्तक की भूमिका के रूप में इंदिरा गोस्वामी ने लिखते हुए कहा है कि यह कोई खाली संत की आत्मकथा नहीं है, ये कोई संत की जीवनी नहीं है, अपितु यह भारतवर्ष के ऐसे संत की जीवनी है जो संत बाकी संतों से भाव साम्य दिखाते हुए अपनी रचनाएं कर रहा है। असमिया में लिखी गई उनकी अधिकतर ग्रंथ जो हमारे संस्कृत के महापुराण हैं उनसे लिए गए हैं, यानी संस्कृत के महापंडित होने के बावजूद भी शंकर देव असमिया में रचनाएं करते हैं, जिसका बहुत बड़ा लक्ष्य ये था कि संस्कृत में लिखे गए बहुत सारे ग्रंथ सब जनता नहीं समझती। शंकर देव का मानना था कि जब तक कोई ज्ञान सामान्य जनभाषा में नहीं आता तब तक उस ज्ञान का उल्लेख खाली किताबों भर में रहता है। लोगों की ज़बान पर कोई ज्ञान आए उसके लिए ज़रूरी है कि वह ज्ञान जनभाषा में आए। इसीलिए शंकर देव अपनी अधिकतर रचनाओं को अपनी असमिया भाषा में करते हैं, ये मानते हुए भी कि संस्कृत के वे प्रकांड विद्वान हैं। इंदिरा गोस्वामी इस चीज़ को उल्लेखित करती हैं और कहती हैं कि शंकर देव खाली असमीय अस्मिता के प्रतीक नहीं है, अपितु भारत की राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हम सबको ये पुस्तक इसलिए भी पढ़नी चाहिए कि ताकि एक संत खाली क्षेत्र का होकर ना रह जाए, अपितु वह जो संत है वह भारत का एक राष्ट्रीय संत उभरे। मैं चाहता हूँ कि इस पुस्तक को हमारे साथी लोग वो देखें और परखें ताकि हम असम के एक संत के बारे में जान सकें, समझ सकें। चीनी भाषा में एक कहावत है कि कोई व्यक्ति जिस जगह भी पढ़ता लिखता है वो जगह मंदिर की तरह पवित्र हो जाती है। सच ही तो है, लिखने पढ़ने से बढ़कर
क्या आराधना होगी। और हमारे पुस्तकालय तो सदियों सदियों से इस आराधना के केंद्र रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे कि अब बात हो रही है हमारी अगली कड़ी किताबों की दुनिया की। आज किताबों की दुनिया में आपको लिए चल रहे हैं दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय नई दिल्ली के पुस्तकालय। हमने बात की यहाँ के कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार नागावत और लाइब्रेरियन विजय कुमार जी से। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन के द्वारा दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय की स्थापना 2020 में हुई और उसके बाद से यह विश्वविद्यालय कौशल विकास, कौशल शिक्षा और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अग्रसर है। आज की तारीख में हमारे यहाँ पर 43 विभिन्न कौशल से संबंधित विषयों के पाठ्यक्रम में प्रवेश दिए जाते हैं और उनमें लगभग 18,000 छात्र दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं। हमारा ये मानना है कि किसी भी राष्ट्र के और राज्य के विकास में कौशल शिक्षा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कौशल शिक्षा और सामान्य शिक्षा में कुछ अंतर है और कौशल शिक्षा में हुनर को विकसित करने के लिए, कौशल को विकसित करने के लिए उसको कार्य को या जो भी प्रशिक्षण है उसमें बार बार दोहराने की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हमने नए पाठ्यक्रम विकसित किए हैं और हमारे हर पाठ्यक्रम में आज की तारीख में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का प्रावधान किया गया है। हमें इस बात का गर्व है कि आज दिल्ली के लगभग हर क्षेत्र में हमारे लगभग 23 परिसर कैंपस हैं जहां पर कि छात्र अध्ययन कर रहे हैं और वहां पर हम उन्हें उन्नत प्रायोगिक सुविधाएं, उन्हें वर्कशॉप की सुविधाएं हम प्राप्त करा रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में दिल्ली और उसके आसपास के उद्योगों की, जगत की आवश्यकताओं के अनुरूप, उनके जिस प्रकार के कौशल की आवश्यकता है उसके अनुरूप हम छात्रों को प्रशिक्षित करने में सफल होंगे। हम इसके लिए उन्नत लाइब्रेरीज और पुस्तकालय की स्थापना पर भी जोर दे रहे हैं और विशेष तौर पर आगे आने वाले समय में हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हमारे छात्र जो हैं वो ई संसाधनों के साथ साथ जो पुस्तकालय हैं उनमें जो पुस्तकें हैं उनके का प्रयोग करते हुए भी अध्ययन करें। सर, ये सेंट्रल लाइब्रेरी है DSU जो सेक्टर 9 द्वारका में स्थित है। हमारे टोटल 23 इंस्टीट्यूशंस हैं जो पूरी दिल्ली में पूरी जगह पे चारों ओर फैले हुए हैं। हमारी जो 23 इंस्टीट्यूशंस हैं उनका मेन एम है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एकेडमिक नीड को पूरा किया जाए और उनकी स्किल को डेवलप किया जाए। इसके लिए जो लाइब्रेरी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी जो लाइब्रेरी है, जो सेंट्रल लाइब्रेरी द्वारका स्थित है, उसका कार्य न केवल इस कॉलेज के स्टूडेंट्स की नीड को पूरा करना है बल्कि बाकी जो 23 इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी एकेडमिक नीड को पूरा करना है। इसके लिए हमारे यहाँ सेंट्रल परचेज कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी बनी है जिसके थ्रू हम बुक्स परचेज़ करके या दूसरी अदर फैसिलिटीज़ को प्रोक्योर करके अदर लाइब्रेरीज में फैसिलिटेट करते हैं। हमारे यहाँ जो सर्कुलेशन सिस्टम है उसके लिए हमने कोहा सॉफ्टवेयर एक्वायर किया हुआ है। कोहा जो कि लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके थ्रू हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को और फैकल्टीज़ को बुक्स, जर्नल्स एटसेट्रा इशू करते हैं, रिन्यू करते हैं और रिटर्न करते हैं। इसके साथ के साथ जो सर्कुलेशन है हमारे यहाँ जो 23 इंस्टीट्यूशंस है उसके टोटल कलेक्शन हमारा मोर देन 2.5 लाख्स है। इसके लिए हम स्टूडेंट्स को अपने उनके घर पर और लाइब्रेरी के अंदर ऑफलाइन और ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो बुक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं भी होती हम अदर लाइब्रेरीज में
उससे मंगाकर उन स्टूडेंट्स की नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एक्विजिशन सेक्शन है उसके अंदर हम स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बुक्स परचेज़ करते हैं। हमारे यहाँ जो HODs हैं, इंचार्जेस हैं वेरियस डिपार्टमेंट के, वो बुक सजेस्ट करते हैं जिनको हम बुक्स एक्वायर करके डिफरेंट लाइब्रेरीज में प्रोवाइड करते हैं। आजकल के टाइम के अकॉर्डिंगली जैसे कि ई बुक्स, ई जर्नल्स, ई कंटेंट्स का टाइम है, तो ये सारी नीड्स को हम डेलनेट के थ्रू पूरा करते हैं। डेलनेट डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है जो जिसके लिए हमने हमारा जो DSU है उसका इंस्टीट्यूशनल मेंबर है। इसके लिए हमारे पास लाखों करोड़ों कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं जो स्टूडेंट्स अपनी घर बैठकर या लाइब्रेरी में बैठ कर उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास रेफरेंस सेक्शंस हैं जिसके अंदर हम कॉस्टली बुक्स रखते हैं। कोई भी स्टूडेंट्स आकर वो हमारे सेंट्रल लाइब्रेरी में आके उसको रीड कर सकता है, उसको रेफरेंस पर्पस से यूज़ कर सकता है। इसके अलावा हम लोग रेफ्रोग्राफिक सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे एम ना केवल स्टूडेंट्स को आजकल के हिसाब से अप टू डेट नॉलेज प्रोवाइड करना है, बल्कि इसके साथ ही साथ उनका वैचारिक और सांस्कृतिक भी डेटा मतलब कि उनको डेवलप करना है। हमारे पास जो लिटरेचर है ना केवल इंग्लिश में बल्कि हिंदी में भी बहुत ही रिच कलेक्शन अवेलेबल है। कोई भी स्टूडेंट्स आकर यहाँ पर उसको रीड कर सकता है और उसको फैसिलिटेट कर सकता है। इसके अलावा हमारे जो फ्यूचर प्लानिंग है हमारी, इस लाइब्रेरी को अप टू डेट अपग्रेड करना है, डिजिटलाइज करना है। आने वाले समय में मेरा ऐसा मानना है कि ये लाइब्रेरी इंडिया की बेस्ट लाइब्रेरीज में से एक होगी। जब लगे पहेली जीवन सारा, तुम शब्दों का हाथ थामना, मिल जाएंगे उत्तर सारे, थोड़ा रुककर मन दर्पण को बाँचना। साहित्य में जीवन की पहेलियों को सुलझाने के सारे समाधान हैं, सारे सवालों के जवाब हैं। बस आपको थोड़ा रुककर, थोड़ा ठहरकर साहित्य की दुनिया से मित्रता करनी चाहिए, किताबों से मित्रता करनी चाहिए। और आपकी इस मित्रता को हम गहरा बनाते हैं साहित्यिकी में। साहित्य से आपको जोड़ने की, जीवन दर्शन से जोड़ने की, सुंदर रचनाओं से जोड़ने की, आपको प्रेरित करने की ये कोशिश चलती रहेगी। फिलहाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।